अपने संतान को सुघड़ आकार देने दे करके एक सुव्यवस्थित रूप से समाज में स्थापित करने वाले सभी उपस्थित अभिभावक गण, मैं संतोष श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में, रूपांतर कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही जो हमारे सभी प्रोग्राम्स को, हमारे सभी सेशंस को अटेंड करते हैं, विभिन्न प्रकार के उचित सुझाव देते हैं और हमारे कार्यक्रम को, हमारे सेशंस को शेयर करते हैं, उन सभी का श्री अरविंदो सोसाइटी हार्दिक आभार व्यक्त करती है। अभी एक मैंने घटना पढ़ी थी जो कि मुझे बहुत ही आंदोलित कर गई। एक दौड़ प्रतिस्पर्धा हो रही थी जिसपे केन्या के हाबुल मुताई मुताई तेजी से दौड़ रहे थे, परंतु वो चिन्हों को, जो साइन थे, जो उनके फिनिश लाइन का साइन को भली प्रकार न समझ करके कुछ फुट दूरी पर ही रुक गए और खड़े हो गए और सोचने लगे कि मैं जीत चुका हूं। परंतु पीछे से एक स्पेनिश के इवान फर्नांडीज आ रहे थे। उन्होंने उसको अपनी भाषा में आगे रेस लगाने के लिए कहा, परंतु भाषा से अज्ञान होने के कारण, भाषा को ना समझ पाने के कारण वो चुप खड़े रहे। इतने में जब तक वो आए तो उन्होंने उनको दौड़ने के लिए धक्का दिया और वो आगे बढ़ गए। आखिरकार केन्या के हाबिल मुताई जीत गए। उसके बाद में सब पत्रकार उनके पास आए और उन्होंने स्पेनिश के एथलीट इवान फर्नांडीज से पूछा कि अरे, आपने केन्याई को क्यों जिता दिया? उन्होंने कहा, अरे मैंने कहाँ जिताया, वो तो पहले से ही जीते हुए थे, वो तो जीत ही रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं, आपने उन्हें धक्का क्यों दिया फिर? तो उन्होंने कहा, अरे मैंने धक्का नहीं दिया, धक्का नहीं, वो जीतने वाले थे, धक्का दे करके मैं जीत करके क्या होता है? उसने कहा, अरे आप जीत सकते थे और आपने अपना अवसर खो दिया। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसी जीत पाकर के मुझे क्या मिलता? तो उन्होंने कहा, आपको सम्मान मिलता। उसने कहा, अरे उस सम्मान का मैं क्या करता? तो वो सब लोग आश्चर्य से उनकी तरफ अपलक देखते रहे कि ऐसी बात कैसे व्यक्ति कर रहा है, इतना बड़ा एथलीट इस तरह की बातें कैसे कर रहा है? तो उन्होंने कहा, अरे ऐसी जीत, ये इवान उनको देखते हुए बोले, अरे ऐसी जीत पा करके, ऐसे सम्मान पा करके मुझे क्या प्राप्त होता, और मेरी इस जीत के बारे में मेरी माँ क्या सोचेगी? तो आखिरकार कितना बड़ी बात उसने कहा। एक अभिभावक के एक अभिभावकों ने एक ऐसी नजर उस बच्चे के अंदर दी, एक ऐसी दृष्टि दी जिसका कि कोई तोड़ नहीं था। जिस प्रकार से कि एक बच्चा इस प्रकार से सोच सकता है, तभी वो आगे चलकर इन मूल्यों को धारण कर पाता है। यही है कि कहते हैं, नजर से नहीं, किसी चीजों को नजर से देखना चाहिए, नजरिए से नहीं। लोगों का नजरिया उसके प्रति क्या है, बल्कि आपकी नजर क्या है, और उस नजर को, उस मूल्यों का निर्धारण कौन करता है? एक माता पिता। आखिरकार उसकी माँ ने उसके अंदर किस प्रकार के मूल्यों का निर्धारण किया था कि किसी को गिराकर कभी जीतना नहीं चाहिए, बल्कि किसी को आगे बढ़कर अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अगर आपके अंदर योग्यता है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये बात सोच कर के आश्चर्य होता है। आप भी और आपका ध्येय भी यही होता है कि आप बच्चों के मस्तिष्क में किसी कार्य को करने के लिए या मूल्यों का निर्धारण करने के लिए बीजारोपण करते हैं, दें, जिससे कि उनका शरीर तरंगित हो पाए, हो पाए। और जब वो स्पंदित हो पाता है तो आप अपने ध्येय में सफल हो जाते हैं। यानी बच्चे के मस्तिष्क में आपने इस तरह के बीजों का आरोपण कर दिया, इस तरह के संस्कारों का आरोपण कर दिया कि बच्चे का शरीर स्वतः तरंगित होकर, स्पंदित होकर, यानी उत्साह से भर करके उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो गया। तो यही सब आप करते भी हैं और करना चाहते भी हैं। अब इसका सबसे बड़ा माध्यम क्या है?
वार्तालाप। वार्तालाप एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो आपके विचारों को संप्रेषित भली प्रकार करता है। कई बार हम पढ़ कर के भी उतना नहीं सीख पाते, जब हम आमने-सामने बैठ कर के बातें करते हैं, अपनी बातों के माध्यम से किसी को समझाना चाहते हैं, तो वो बात बहुत सहज ग्राह्य हो जाती है। और बच्चा तो वैसे भी कोरी स्लेट होता है। आप जिस तरह की बातें उसके समक्ष करेंगे, वो उसी अवधारणा को लेकर के ही विकसित होता चला जाता है। जब वो उससे विकसित होता है, तो उसके अंदर कुछ मूल्यों का निर्धारण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगता है या विकसित होने लगता है। तो अब इसी श्रृंखला की चौथी कड़ी में कि वार्तालाप के माध्यम से हम किस प्रकार से अपनी पेरेंटिंग में संशोधन करते हैं, इस श्रृंखला की चौथी कड़ी को कि आज हम बूझ भरी बातों से युक्त पेरेंटिंग की चर्चा करने जा रहे हैं। अब तक हमने कई चीजों को बताया कि हमें किस किस तरह के वाक्यों का प्रयोग घर में करना चाहिए। आज मैं बता रही हूँ कि अपने बच्चे के सामने हमें ये अवश्य कहना चाहिए, आज हुआ आगे से नहीं। कि इसका तात्पर्य क्या है कि हम अपने बच्चों को उसकी गलतियों का एहसास कराते हैं। कई माता पिता मैंने देखे हैं कि सामने बच्चा गलती कर रहा है, अपनी बहन के मुंह पर पानी फेंक रहा है, दादी को छेड़ रहा है, नानी को छेड़ रहा है, किसी चीज को उठा करके रख दे रहा है, और फिर उसको और लोग कह रहे हैं अरे अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, कर लेगा, ठीक हो जाएगा, कोई उसे डांटता नहीं, डपटता नहीं। और यहाँ तक है कि कई बार छोटे बच्चों के मुंह से अपशब्द, गालियां जैसे प्रयोग तोतली भाषा में होते हैं, तो सब ऐसे प्रसन्न होते हैं, इतने खुश होते हैं, और अरे क्या कह रहा है, फिर से कहना, फिर से कहना है। उस समय तो उन्हें अच्छा लग रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि आप जैसे अभिभावक उस बातों को पसंद करते हैं। आप एकदम उसको रोकते हैं और कहते हैं आज किया आगे से नहीं। और जैसे ही आप कहते हैं, बच्चा समझ जाता है, क्योंकि उसको आज तक किसी ने कहा ही नहीं, सब हंस रहे हैं, वो सोच रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है। परंतु जब आपने टोका, और बच्चे का बाल मस्तिष्क बहुत जल्दी ग्रहण होता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, बाल मस्तिष्क के अंदर ग्राह्य क्षमता बहुत होती है। अगर उसको कह दिया जाए तो वो बहुत जल्दी समझ जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक प्लेस पर आप जा रहे हैं और बच्चा बिना बात जिद करने लगता है, जमीन पर लेट लेता है। उस समय तो आप प्यार से घर पर ले आते हैं, परंतु घर पर आकर आप सीधे उसको समझाइए, आज आज तो हुआ, आगे से नहीं होना चाहिए। उससे क्या है कि बच्चा एहसास करता है कि हाँ, मैंने गलती की है, आगे से मुझे ये गलती नहीं करनी है। और कई बार क्या होता है कि घर पर कई सारे सब लोग बैठे होते हैं, उनके सामने ही वो बहुत अभद्र आचरण कर देता है। उसको तो ज्ञान नहीं है, ना उसको भान है कि ये मुझे गलत है। भाई बच्चा तो समाज में आकर ही नई बातें सीखता है। तो जब वो करता है, सीखता है, कर जाता है बच्चा, तो क्या होता है, कई लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चा है। परंतु आपको उसके मस्तिष्क में अभी वो अवधारणा जगानी पड़ेगी कि ये गलती है, तुम इसका एहसास करो। और आप फिर से कह देते हैं आज आज हुआ तो हुआ, आगे से नहीं होना चाहिए। और ये चीजें उस बच्चे के अंदर उसको भयाक्रांत करके नहीं हमें जगानी है कि उसको वो डर करके अपनी गलतियों का एहसास करे, बल्कि उसको ये एहसास कराना है हमें। हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि बच्चे को हम उसकी गलती का एहसास कराएं, भान कराएं, उसके अंदर विवेक जगाएं, उसको चेतनामुख बनाएं, कि और उसको ऐसी शिक्षा दें जिससे कि उसके अंदर एहसास हो कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस यहीं से प्रारंभ हो जाता है उसका उसका पतन भी और उत्थान भी। एक किस्सा मुझे अभी याद आ रहा है कि एक बार एक बहुत बड़ा डाकू था, जिसको कि फांसी के लिए ले जाया जा रहा था। उसको पकड़ा गया था। ये बहुत प्राचीन घटना है, जो कि मेरी माँ भी मुझको सुनाती थी। तो वो जब उसको लेकर जा रहे थे, तो उसे हर किसी फांसी मृत्युदंड प्राप्त करने वाले व्यक्ति से पूछा जाता है आपकी आखिरी इच्छा। तो उसने कहा केवल मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा अच्छा। तो सब लोगों को लगा कि अच्छा अंत समय में ये मृत्यु माँ से
बात करना चाहता है। जब उसकी माँ आई तो उसने उसके सामने उससे माँ से कहा कि ज़रा मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। तो उसकी माता ने अपना कान आगे कर दिया। जब उसकी माता ने कान आगे कर दिया तो उस डाकू ने अपने दाँतों से इतनी बुरी तरह से, इतने आक्रोश से कान को काटा कि कान अलग हो गया। सब लोग चीखने लगे कि इसकी माँ तो लहूलुहान हो गई। तो सबने कहा, अरे ये आपने क्या किया? मुझे मृत्युदंड के लिए उत्तरदायी है। जब मैं छोटी-छोटी सी चीज़ें बाहर से ले आता था, उठा कर के ले आता था, कुछ करता था, तो इसने कभी मुझे क्यों नहीं टोका? उसने कभी कहा ही नहीं, बल्कि वो उस चीज़ों को ही सँभाल कर रख लेती थी। उसने कभी ये नहीं कहा कि बेटा ये गलत काम है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। ये हमारे परिवार की संस्कृति नहीं है, बल्कि उसने मुझे बढ़ावा ही दिया। और आज जो मैं फांसी के तख्ते पर खड़ा होने जा रहा हूँ, वो सब इसकी बदौलत ही है। तो क्या है, अगर हम बच्चे को प्रारंभ में ही गलती का एहसास करा दें कि आज हुआ, आगे से नहीं होना चाहिए, तो बच्चा स्वतः ही अपने विवेक को जागृत कर लेगा। उसके अंदर आभास हो जाएगा कि क्या गलत है, क्या सही है। तो इसी बात से कहते हैं कि बच्चे को ऐसी शिक्षा दें, बच्चे को जो शिक्षा दें, वो इस प्रकार की दें कि बच्चा अपनी गलतियों का एहसास कर सके। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, मस्तिष्क में पलता है। मतलब दिल में उगा कि लगा ये बात सही है? और फिर उसके बाद मस्तिष्क में उसके विचारों को आंदोलित करता है कि हाँ, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और जुबान से फल देता है। आप देखेंगे कोई बच्चे इतना अच्छा, इतना प्यारा बोलते हैं कि देखते ही लगता है कि ये किस परिवार का बच्चा है, किस तरह के संस्कार इसको दिए हैं। तो ये सारा फल किसका है? जब आपने शुरू से ही बच्चे से कहा, आज हुआ है, आगे से नहीं होना चाहिए। जब इस तरह की बातें होती हैं, तो इसीलिए किताबों ने भी कहा है, हमें पढ़ो। हैं? हमें पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे भीतर की चीज़ों को बदलने की बेचैनी पैदा हो सके। जो भी हमारे अंदर की या समाज की कुरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं और आपके पूर्वाग्रह हैं, उनको समाप्त करने की जब आपके अंदर बेचैनी होती है, किसके माध्यम से? किताबों के माध्यम से। तो आप भी पढ़िए और साथ-साथ बच्चे को भी पढ़ाइए। एक बार एक स्त्री ट्रेन में बैठी हुई जा रही थी, उसके पास केवल 6-7 साल की बच्ची उसके साथ थी। वो भी एक किताब पढ़ रही थी और बच्ची भी किताब पढ़ रही थी। सामने बैठा हुआ एक लड़का बड़े कौतूहल से इस बात को देख रहा था। उस समय थोड़ी देर के लिए कुछ समय मिला, उसके पास बैठने का उसको मौका मिला, तो उसने उसकी बच्ची की माँ से पूछा, उस स्त्री से पूछा, "सुनिए, ऐसा क्या हो गया है? क्या हुआ है? आज के समय में तो मैं किसी बच्चे को इस तरह किताबें पढ़ते हुए नहीं देखता, पर आपकी बच्ची इतनी सी उम्र में किताबें पढ़ रही है।" तो उस स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, "अरे! हमारे बच्चे हमारी सुनते कहाँ हैं? वो तो हमें देखते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा ही वो करते हैं। मैं आज किताब पढ़ रही हूँ तो मेरी बच्ची भी किताब पढ़ रही है। तो ये जो शौक हैं, ये माता-पिता के माध्यम से ही आते हैं। बच्चा वही करता है जो देखता है। जब आपने अपने बच्चे को एहसास करा दिया कि आज हुआ है, आगे से नहीं होना चाहिए, तो बच्चा स्वतः ही उस कार्य को प्रतीत करता है, उस कार्य के प्रति करने के लिए उद्यत होता चला जाता है। तो हमेशा उसकी गलतियों को प्रारंभ से ही रोक दें, क्योंकि पहले कदम पर रोके हुए कदम आगे नहीं बढ़ पाते। जब आगे बढ़ चुके होते हैं, तो उसको रोकना बहुत कठिन होता है। आप बच्चे को सिखाइए कि अगर आप उड़ना चाहते हैं, तो वो सब कुछ छोड़ दो जो आपको नीचे की ओर खींचता है। कि आप अगर उड़ना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पंखों में उड़ान हो, आप आगे से तीव्र गति से आगे विकसित होना चाहते हैं, आगे अग्रसर होना चाहते हैं, तो आप उन वस्तुओं को छोड़ दो जो आपको नीचे की तरफ खींच रही हैं। यानी जो भी बुरी आदतें हैं, उन सबको आपको प्रारंभ में ही छोड़ना चाहिए। और इसके भागीदार कौन होते हैं? उसके विकास के भागीदार कौन होते हैं? माता-पिता। तो हर माता-पिता को इस बात के लिए उद्यत होना चाहिए कि हमारा बच्चा जैसे ही गलती करे, हम उसे अपनी बात के माध्यम से एकदम रोक दें। आज
किया है, आज हुआ है, आगे से नहीं हुआ, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे को पहले कदम पर ही सचेत कर दें कि आगे से इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब दूसरी बात जो मैं करना चाह रही हूँ वो ये है कि अ, कई बार हम बच्चों के सामने कई सारे विकल्प रखते रहते हैं, तो उससे क्या है, बच्चों की रुचियां फर्क होती रहती हैं और उसका दिमाग उन विकल्पों में उलझ करके रह जाता है। आप सीधे कहिए ये या वो, या इस समय या उस समय। यानी कि जब आप बहुत सारी चीजें रख देते हैं बच्चे को भोजन के समय में, देखिए आप कई बार कई चीजें बताती, जैसे इडली बना दूं, डोसा बना दूं, पराठा बना दूं, ये सूजी की खीर बना दूं, कोई भी अन्यथा, मतलब ये तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ, आप उदाहरण के तौर पर खुद समझ सकते हैं, आप खुद समझदार हैं। तो जब हम भोजन के समय में कहते हैं तो बच्चे बच्चे की तो आदतें बिगड़ती चली जाती हैं। हाँ, ये बना दो, नहीं नहीं आज ये नहीं खाऊंगा। उसमें क्या है, माँ जो है उलझ करके रह जाती है। आप सीधे स्पष्ट रूप से कहिए कि ये खाना है, पराठा खाना है या ब्रेड खानी है। तो एकदम बच्चा बस दो ही कहेगा, तीसरी बात सोचेगा ही नहीं। तो उससे क्या है, ये या वो। या ऐसे ही पढ़ाई के समय में आप कह सकते हैं कि जो है पढ़ाई, आपकी बच्चे की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है, इधर उधर है, तो उसे सीधे समझाइए 3 बजे पढ़ेंगे या सुबह सुबह 4 बजे उठकर पढ़ेंगे। तो बच्चा उसमें से एक विकल्प ढूंढ लेगा अपने हिसाब से कि मुझे इस समय तो पढ़ना ही है, क्योंकि आपने उसको मौका ही नहीं दिया ज्यादा कुछ सोचने का। तो जब हम बच्चे के सामने अधिक विकल्प नहीं रखते, सीधे उससे एक बात कहते हैं, ये या वो, इस समय या उस समय, तो बच्चा उसी पर अपने को व्यवस्थित कर लेता है। और जो जैसे टीवी है, बच्चे टीवी देख रहे हैं, सुबह से शाम तक टीवी देख रहे हैं, अब पढ़ने का टाइम नहीं है, उसका खेलने के लिए भी नहीं जा रहा है, तो उसके लिए भी उसका निर्धारण कर दीजिए कि टीवी का टाइम मुझे बता दीजिए, 1 घंटे से अधिक नहीं मिलेगा, आपका कौन सा प्रोग्राम है उसी समय आपको दिखाया जाएगा। ये टीवी देखना चाहेंगे या फिर कोई और काम कर पढ़ना चाहेंगे? तो बच्चा कहेगा नहीं नहीं, मैं 1 घंटे का ही टीवी देखूंगा। ऐसे ही आपके सारे दिन बच्चा मोबाइल पर लगा रहता है, तो उस मोबाइल का भी समय दीजिए, क्योंकि कारण क्या है कि अब हम उसको रोक तो सकते नहीं, कारण कि आप उसका सिलेबस भी, उसका सब कुछ मोबाइल पर आने लगा, ऑनलाइन है, तो ये हमारी व्यवस्था है। परंतु वो कहीं कुछ और ना देखें, इसलिए मोबाइल का भी समय निश्चित कर दें और उसमें सीधे कहिए ये करना है या वो करना है, और मोबाइल का समय केवल मैं इतना ही दूंगी, या तो टीवी देखोगे या मोबाइल देखोगे, एक चीज अपने आप सोच लीजिए। तो उससे बच्चे के पास और सारे विकल्प नहीं होते, तो वो परेशान नहीं होता और झटके से निर्णय दे देता है, ये मैं कर दूंगा, हाँ हाँ मम्मा ठीक है, मुझे आप 1 घंटे के लिए मोबाइल दे दीजिए। तो इससे क्या होता है कि हम थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बातें समझा देते हैं। देखिए, रिश्ते वो होते हैं जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो। आप थोड़े से शब्दों में जब ज्यादा समझा देते, थोड़े से शब्दों में समझाने की ताकत अपने अंदर रखें। होता क्या है कि माएँ जो है छोटी-छोटी बातों बड़-बड़ करती रहती है, ये सुनता नहीं है, ये करता नहीं। अरे सुनता कैसे नहीं है? सीधे आप एक बात कहिए, ज़्यादा मत कहिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। ना ये कहिए कि तेरे पापा आएँगे तब मैं समझाऊँगी। ऐसे पापा को भी दुनिया भर की बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सीधे सटीक शब्दों में ये या वो, है ना? इससे तीसरी बात मैं नहीं सुनूँगा। तो क्या है, बच्चा उसी तरह की अपनी समझ विकसित कर देता है, और परिवार तो बालक की प्रथम पाठशाला है। परिवार के माध्यम से ही बच्चा सब कुछ सीखता है, क्योंकि स्टार्टिंग ही जब बच्चा स्कूल में जाता है तो जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, वो खुद बच्चे को देख करके एकदम समझ जाते हैं कि इस परिवार में इसका, किस बच्चे का किस प्रकार से, किस परिवार का ये बच्चा किस परिवार का है, इसका पोषण किस प्रकार से हो रहा है। तो वो जब आप ज्यादा बोलते चले जाते हैं, ज्यादा कहते हैं, तो आपकी खुद की इज्जत कम होने लगती है और बच्चा उससे नहीं सुनता। तो जैसा हम सिखाएंगे वैसा ही बच्चे सीखेंगे, क्योंकि जो मूल्य हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होते जाते हैं कि इस पीढ़ी ने ऐसा किया, उसके बाद वही कुछ काम उसके पास आते हैं, फिर उसके बाद है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे मूल्य हैं, हमारे सिद्धांत हैं, वो प्रसारित होते जाते हैं। पर निर्णय हमारा है कि हम अपने बच्चों को
क्या मूल्य सिखा रहे हैं, कि हमारा निर्णय है कि हम अपने बच्चों को कौन से मूल्य सिखा रहे हैं। परिवर्तन करना तो स्वाभाविक है, परंतु जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे कार्य हैं, वही हमें भली-भांति सिखाने चाहिए। उसमें परिवर्तित, संशोधित तो करना पड़ेगा, जो चीज़ें चली आ रही हैं, क्योंकि समय की माँग है। तो इस उससे मैं कहूँगी कि सोच समझकर कम शब्दों में अपना निर्णय दें। अब एक बात जो कि ये बहुत ही ज़रूरी है, जो मैं कहने जा रही हूँ, होता क्या है, माता-पिता सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए जीने लगते हैं। वो अपने विषय में सोचते ही नहीं। अरे! कई बार माएँ क्या करती हैं, अपने आप खुद खाना नहीं खाएँगी, जो भी बच्चे की प्लेट में बचेगा उसी को खा कर के संतुष्ट हो जाएँगी, कि नहीं-नहीं वो नहीं खा रहा, चलो मैं खा लूँ। उससे क्या है, बच्चे के हृदय में आपकी जो इज़्ज़त है वो कम होती चली जाती है, और उससे क्या है कि वो आपको ग्रांटेड लेने लगता है बच्चा। तो इस तरह से आप मत करिए, आपका भी एक जीवन है। तो एक सेंटेंस हमेशा अपने याद करें, मुझे अपने परिवार के साथ अपना भी ध्यान रखना है। तो चाहे आपका भोजन का समय है, मोस्टली अभिभावक क्या करते हैं कि अपने बच्चों के लिए जब जीते हैं, तो स्वयं का ध्यान ही नहीं रख पाते, ना अपने भोजन के विषय में, ना आपके, इवन आप वो यंत्र चालित से अपने बच्चे के आधार पर चलते रहते हैं। देखिए, जब आप अपने भी आधार से चलते हैं, तो भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। बच्चे जो है चाहते हैं कि उनके अभिभावक भी एक सुव्यवस्थित ढंग से भोजन करें, अच्छे प्रकार से रहें-सहें। तो अगर आप उन बातों को अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं, स्पष्ट करते हैं, तो क्या होता है कि बच्चों का पोषण भली प्रकार से होता है। आप सोच रही हैं कि मैं तो बच्चों के लिए ही जी रही हूँ। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चों के साथ-साथ आप अपने लिए भी जिए, माँ भी बाप के लिए। एक बार मैं और मेरे पति एक रिक्शा में बैठकर, बहुत वर्षों की बात है, शायद 25-30 साल पहले की बात है। तो एक रिक्शे वाले ने बातों-बातों में कहा, बहुत ही साधारण शब्दों में, "बाबूजी, हमेशा बच्चों के लिए ही नहीं जीना चाहिए, अपने लिए भी जीना चाहिए, तभी बच्चे आपकी इज़्ज़त करते हैं।" तो हम दोनों इस बात पर काफ़ी देर डिस्कस करते रहे घर पर आकर, कि वास्तव में उस रिक्शे वाले ने कितनी बड़ी बात कह दी, कि हम अपने बच्चों के लिए ही नहीं जिए। बच्चे भी अपने तभी अच्छी तरह से जी पाते हैं, जब हम भी अच्छी तरह से जी पाते हैं। भोग-विलास की एक लग्ज़रियस तो मैं नहीं कहूँगी, परंतु अच्छे प्रकार से भोजन करना, अच्छे प्रकार की नींद लेना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये भी बहुत आवश्यक है। जब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तभी तो आप बच्चों को का पोषण भली प्रकार कर पाएँगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का भली प्रकार ध्यान रख लीजिए। अगर आप अधिक काम करते हैं, अपनी सामर्थ्य से अधिक काम करते हैं, तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है, डिप्रेशन आपको होने लगता है। तो क्या है, घर का माहौल इसी ज़रा-सी सी घटना से, इसी ज़रा से भी अपनी अव्यवस्था के कारण अव्यवस्थित हो जाता है, और उस माहौल में बच्चे भी परेशान-परेशान से रहते हैं, क्योंकि आप जानते नहीं कि बच्चा बहुत ही संवेदनशील होता है, और उस संवेदनशील होने के कारण उसका भी मानसिक संतुलन बिगड़ पाता है जाता है। वो अपने माता-पिता को बहुत प्यार करता है, क्योंकि उस समय में, बचपन में, माता-पिता के अतिरिक्त उसे कोई और नहीं दिखाई देता। तो वो, उनकी जो परेशानी है, उन परेशानी से स्वयं भी व्यथित रहने लगता है। जब वो व्यथित होता है, तो वो अपने सारे काम कैसे कर पाएगा? अपनी पढ़ाई का, अपने भोजन का कैसे कर पाएगा? आप भी चिड़चिड़ी हो रही हैं। तो इसलिए अभी ध्यान दीजिए। आप माता-पिता अपने बच्चों को बैठाकर अपनी बातें भी बता सकते हैं, अपनी परेशानियों को भी डिस्कस कर सकते हैं। आप देखेंगे बच्चे भी आपको सहयोग देंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मुझे अपने परिवार के साथ-साथ अपना भी ध्यान रखना है। क्योंकि, और उसके साथ-साथ आप बच्चों को एक्सेप्ट करिए। जब बच्चे आपके लिए कुछ करके ला रहे हैं, मम्मा मैं आपके लिए चाय बना दूँ, मम्मा आपको दूध पीना चाहिए, मम्मा आपको मैं ये उड़ा देता हूँ, तो आप उनको एक्सेप्ट करिए, और उसके साथ-साथ एप्रिशिएट भी करिए कि अरे वाह बेटा! आप इतने समझदार हो गए। तो जब आप करते हैं, तो आप देखते हैं कि पूरे परिवार का पोषण भली प्रकार हो रहा है, केवल बच्चों का ही नहीं। क्योंकि आप धुरी हैं। जब आपके चारों तरफ ही पूरा परिवार, आपका पूरा गृहस्थ उसी पर घूमता है। जब आप अपना ध्यान रखेंगे, तो आपका परिवार भी एक समुन्नत, विकसित और स्वस्थ होगा। तो इससे आप
अच्छे प्रकार से, भले प्रकार से काम कर पाएंगे। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताती हूँ, जब बच्चे टीनेजर्स हो जाते हैं तो हमें किस प्रकार की बातें उनसे करनी चाहिए। ना आप डांटिए, ना डपटिए, सिर्फ बहुत हल्के छोटे छोटे से वाक्य बच्चों के सामने दोहराते रहिए। उनको पास बैठा करके कहिए, जैसे, आई हियर व्हाट यू आर सेइंग, मैं सुन रहा हूं जो आप कह रहे हैं। यानी कि आप, बच्चा जो कुछ कहना चाह रहा है वो उसके माता पिता अभिभावक उसको सुन पा रहे हैं अच्छी तरह। तो ये बातें बच्चे के अंदर आत्मविश्वास जगाती हैं और वो सोचता है कि मेरे माता पिता मुझे भली प्रकार से समझते हैं। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है, आई आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, कि जो आप फील कर रहे हो मैं उसे अंडरस्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ भले प्रकार से। तो जो बच्चे के अनुभव, जब माता पिता ये कहते हैं कि मैं अच्छे प्रकार समझ रहा हूँ, हाँ हाँ आप कहिए, मैं समझ रहा हूँ आपको क्या फील हुआ होगा उस घटना से, मैं आपको भली भांति समझ रहा हूँ। तो उससे क्या है कि बच्चा आपके नजदीक आता है, ए, आपके प्रति कृतज्ञ भी होता है और साथ साथ आपके प्रति उसके अंदर विश्वास और आस्था जमी रहती है। आस्था तो उसके अंदर है ही, एक दृढ़ विश्वास आपके प्रति हो जाता है। अब आप बच्चे कई बार कहते हैं, आई सी सो मैनी गिफ्ट्स इन यू, मैं देखता हूँ या देखती हूँ आपके अंदर कितने सारे गिफ्ट्स हैं समाज को देने के लिए। यानी आपके अंदर कितनी सारी क्वालिटीज हैं जो आप एक समाज को दे सकते हैं। तो क्या है, जब बच्चा इस तरह की बातें सुनता है तो वो अपनी क्वालिटी को पहचानने लगता है। जब वो अपनी क्वालिटी को पहचानने लगता है तो उसे विकसित करने लगता है और अपने माता पिता को दिखाना चाहता है कि आपने सही कहा था कि मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। इसी तरह से आप उनको कह सकते हैं, आई बिलीव इन यू, मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ, कि मेरे अंदर आपके प्रति पूरी तरह से विश्वास भरा हुआ है, आप कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। जब आप अपने बच्चे के प्रति विश्वास जगाते हैं तो जब कभी वो किसी गलत मार्ग पर भी जाता है तो एकदम ये सेंटेंस उस बच्चे को पीछे खींच लेता है, नहीं नहीं मेरे पापा, मेरे माता पिता मेरे ऊपर इतना विश्वास जगाते हैं। और अगर उससे कभी कोई गलती हो जाए तो उसके अंदर इतना विश्वास हो कि उस गलती को आपके समक्ष रख सके, जिससे कि उसे आप उचित मार्गदर्शन कर सके। इसके साथ साथ ही आप बच्चे को कहिए, जो कि मैंने पहले भी अपने शुरू के उसमें भी कहा था, आई लव यू, आई लव यू नो मैटर व्हाट, कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, क्या बात है, कोई बात नहीं है पर फिर भी मैं आपको प्यार करता हूँ। यानी कि बच्चा कहता है कि मुझे माँ और बाप प्यार करते हैं, चाहे कोई बात हो या ना हो, किसी क्वालिटी के कारण नहीं, बल्कि क्योंकि मैं उसकी संतान हूँ इसलिए वो मुझे प्यार करते हैं। तो ये चीज भी, जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, वो बच्चे के अंदर एक आपके प्रति प्यार भी जगा देता है। विश्वास आस्था तो है, एक प्यार भी जगाता है कि अरे मेरे मम्मी पापा तो मुझे प्यार करते हैं। पर ये भी बताता है कि प्यार करते हैं पर कहीं भी हम गलत काम करेंगे तो पापा मम्मी बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। इसी तरह से एक और बात है जो को स्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी हो जाती है, कि बच्चा स्टैंड भली प्रकार हो सकता है कि आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हूँ, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। जब बच्चा ये देखता है कि मुझसे कोई गलती हो जाएगी, मेरे पापा ठीक कर देंगे, मेरे पापा इसको कर देंगे, मेरी मम्मी को मैं बता दूंगा वो ठीक कर देंगी, तो वो किसी भी कार्य को करने में सकुचाएगा नहीं, संकोच नहीं करेगा। अरे एक बार करके तो देखूं, बच्चा सोचेगा एक बार करके देखूं, गलती होगी तो पापा संभाल लेंगे, मम्मी संभाल लेंगी। तो वो एक विश्वास उसके अंदर जाग जाता है। और इसके साथ ही जो ये टीनेजर्स हैं, जिसको कि एडोल्सन एज कहते हैं, ज्वार भाटे की उम्र को कहते हैं, ये एक व्यवस्था ले जाएगी। तो ये जो आपकी बातों के माध्यम से आपने अपने बच्चे को एक बहुत ही सुव्यवस्थित कर दिया। तो मैंने आज अपने अनुभवों के आधार पर आपके साथ ये सारी जानकारी 4 सेशन में शेयर की। अब
इस बातों के माध्यम से, हमारी पेरेंटिंग के परिवर्तन से, हमारी बातों के माध्यम के परिवर्तन से हमारी पेरेंटिंग संशोधित होती जा रही है। इसको आज हम समाप्त कर रहे हैं। अब आप हमें सुझाव दीजिए कि हम आपके लिए पेरेंटिंग के किस अंग से का, किस विचार का या समस्या पर बात करें। फिर आप चलिए फिर उपस्थित होते हैं आगे के सेशन में, नए विचारों के साथ, नई बातों के साथ, नए कार्यों का विवरण देते हुए, नए क्रियाकलापों का विवरण देते हुए। धन्यवाद। आपके मन में कोई भी सुझाव है, आशंका है, तो हम उसके लिए, आशंका के समाधान के लिए और आपके सुझावों को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हैं। धन्यवाद। चलिए, आप फिर चैट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें डाल दीजिए। हम उसका कोशिश करेंगे कि हम पूरी तरह से उसका समाधान कर सकें। धन्यवाद।